नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लक्ष्मीकांत के। अब ये चौथा चैप्टर सीधे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना लास्ट में हम इनमें के कुछ क्वेश्चन करेंगे। संविधान की प्रस्तावना कुछ क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी प्री के लेवल के। चलिए शुरू करते हैं। चौथा चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल था। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्यायिक, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यथद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के तत्व। हाँ, अगर आपने पिछली 3 वीडियो को नहीं देखी हैं, मतलब 3 चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जरूर जाकर चेकआउट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना के तत्व। संविधान के प्रस्तावना के तत्व, माफ कीजिएगा। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा तत्व, भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा पॉइंट, संविधान का उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। चौथा पॉइंट, संविधान लागू होने की तिथि क्या है? यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। प्रस्तावना का मुख्य शब्द। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। वे शब्द संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, इनके विस्तार उल्लेख नीचे दिए गए हैं। संप्रभुता क्या है? संप्रभु शब्द का आशय आप लोग समझिएगा क्या कहा गया है। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश पर डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है, भारत के ऊपर किसी की शक्ति काम नहीं, मतलब भारत के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो स्वयं में सक्षम है। इसके संप्रभुता का कहने का मतलब ये है। चलिए आगे देखते हैं। और यह अपने
आंतरिक और बाहरी को निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, बताया ना अभी। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, समाजवादी। वह 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं जितनी भी पुरानी वीडियो जितनी अभी तक कवर की हैं, लक्ष्मीकांत के जितने चैप्टर कवर किए हैं, सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, और एक ख़ास बात, मैं मतलब यूपीएससी की बुक की लिंक भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं, जिसमें से आपको 10% की छूट मिल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया, और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में आवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। वहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत में समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। आप लोग अगर पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो सुन लीजिएगा और किताब से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं जितना किताब में लिखा है उससे थोड़ा बहुत अलग पढ़ाऊँगा, नहीं तो पूरा किताब से डिट्टो मतलब पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोग कोई मतलब आगे जिसके पास किताब नहीं हो वो भी इसको पढ़ सकता है। मैं आने वाले आज शनिवार है, शायद कल रविवार होगा, कल सुबह 8 बजे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, ये ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर जितने होंगे क्वेश्चन पेपर, कल मैं उसकी वीडियो ज़रूर डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। जहाँ तक आपकी रीच हो वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले लोगों मतलब ताकि और लोगों को पता चल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक चौथा पॉइंट है, संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। यही लोकतंत्र का असली मतलब है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। इनके नाम है परिप्रेक्षा पहल, प्रत्यावर्तन यानी प्रत्याशी को वापस बुलाना, तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र के प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का आज बहुत सारी गलतियां हो रही हैं पढ़ने में। लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप में किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस आयाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समान भाषण को विशेष बल देते हुए कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र, जैसा कि हमने पीछे संविधान की विशेषताओं में भी इसको पढ़ा है। आप लोगों को, अगर आपने वीडियो देखी है तो इसको हमने संविधान की विशेषताओं में भी पढ़ा है और संविधान के निर्माण में भी, संविधान के निर्माण में हमने इसको पढ़ा है। हाँ, संविधान के निर्माण में अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जितनी भी मैंने अभी तक क्लास की हैं यूट्यूब पे डाली, वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे 1 बाय 1 मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इस सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ हो सकता है? समाज के द्वारा जनता के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, उसका मतलब ये है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक लोकतंत्र क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्राई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्राई की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग किया जा सकता, स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता का भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ और आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के वैयक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी।
इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी। संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। 5वां पॉइंट गणतंत्र को अब हम कल पढ़ेंगे। ये दूसरा पार्ट होगा। गणतंत्र मतलब दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट तो अब कंप्लीट। पहला पार्ट संविधान की प्रस्तावना का, माफ कीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना का ये पहला पार्ट है। अभी दूसरा पार्ट कल आएगा जो कि गणतंत्र से रिलेटेड होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहे हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनकी लिंक, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाय 1 डाल दूंगा पूरी लिंक के, और यूपीएससी की बुक लिस्ट की लिंक भी मैं डाल दूंगा। उसमें से आपको 10% का ऑफ मिलेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो केवल देख के चले जाते हैं। और पूरी वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, यह भी पता है। पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का ही फ़ायदा है। मैं डिट्टो उसी तरह पढ़ाऊँगा जो किताब में लिखा होगा। कुछ उसका अर्थ नहीं समझ में आता, जिस चीज़ का अर्थ नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम गणतंत्र टॉपिक कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।